नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज शुरू करेंगे ज्योमेट्री और बहुत बेसिक से सारी सारी जितनी डेफिनेशंस हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। और ये डेफिनेशंस बार बार आपको ज्योमेट्री में देखने को मिलेगी हर जगह पे। तो आज ही ये सारा खेल खत्म कर देते हैं कि बार बार हर बार आपको बताने से अच्छा है आप भी परेशान होते हो और हमको भी इरिटेशन होती है। इससे अच्छा सारी सारी डेफिनेशन आज एक के बार में सब ही खत्म कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और जो लोग नए हैं वो एक बार लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। दूसरी बात ये, एग्जाम का जो नया पैटर्न है वो ये कह रहा है कि जितने भी ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हैं वो मोस्ट प्रोबेबली आपके डेफिनेशन के तौर पे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ना है पूरी ज्योमेट्री में, पहले इसको देखेंगे। उसके बाद फिर सिस्टमेटिक ऑर्डर में धीरे धीरे डेफिनेशंस के साथ आगे बढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस कराकर आज हम आपसे विदा लेंगे। उसके बाद फिर कल की क्लास हमारी एकदम जैसे कि थ्योरम से पे और प्रमेय वगैरह पे इन पे बेस्ड होके चलेगी। और आज की क्लास में जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं ये आपके नॉलेज के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है और एनटीपीसी और एसएससी के लिए तो खास करके बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आज होने वाली है। और जिन लोगों को ज्योमेट्री से डर लगता है वो आज की क्लास देखने के बाद ज्योमेट्री से प्यार करने लगोगे, इतना ही बता दे रहे हैं। तो पहले ये तो जान ले कि पढ़ना क्या है। तो चलो शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है हमें इसको जानना जरूरी है। तो ज्योमेट्री के क्या क्या पार्ट्स हैं इनको हमें जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जान लीजिए हमें क्या पढ़ना है। यहाँ पे रेखा, कोण और समतल के बारे में, यानी लाइन, एंगल्स और प्लेन के बारे में। दूसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा उसको हम बोलेंगे ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये मान के चलो कि ज्योमेट्री की अगर बात करें तो 60% जो वेटेज लेके चलता है वो आपका चलता है ट्राइंगल। फिर आ गया आपका चतुर्भुज, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन यहां से कभी कभी ही पूछे जाते हैं। लेकिन पढ़ना तो सब है क्योंकि जहां से हम नहीं पढ़ते हैं वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और एक बात ये जान लो, जो लोग ये बोलते हैं कि ज्योमेट्री समझ में नहीं आती है, तो दुनिया में एक चीज है जो समझ में नहीं आती है, वो है बीबी, वो भी खुद की। बाकी सब कुछ समझ में आता है, इतना जान लेना। तो चलो अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पॉलीगन। एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पॉलीगन से देखने को मिलता है। हर एक एग्जाम में पॉलीगन से एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है, बहुभुज से। और फिर लास्ट का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सर्कल एंड इट्स लोकस, यानी कि वृत्त और इसके बिंदु पद। और फिर बहुत ढेर सारी एप्लीकेशंस को करने वाले हैं और उन्हीं के बेस पे जो क्वेश्चंस होंगे उनको भी समझेंगे। और वो सारी चीजें भी बताऊंगा जो आपने कभी जिंदगी में पढ़ी नहीं होंगी या कहीं देखने को भी नहीं मिलती है या कोई पढ़ाता भी नहीं है। लेकिन उन बेसिक चीजों से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि उनको देखो, मेन चीज ये होती है ना, ज्योमेट्री में इतनी सारी प्रमेय है तो लोग लगता है यार ज्योमेट्री प्रमेय रटे कैसे। तो रटने की चीज थोड़ी ना होती है यार, एप्लीकेशन में बैठाना कैसे, रट के थोड़ी ना एग्जाम। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी थोड़ी ना है कि रट लिए और जाके टिक मार्क कर दिए। अरे उसको समझना पड़ता है। तो समझने के लिए हम है ना, हम समझाएंगे तुमको। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, बिंदु। क्या होता है बिंदु, है ना। तो एक बात जान लो, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए डेफिनेशन को नोट करते हुए चलो। बिंदु क्या होता है, और 2 से 3 बार वीडियो देखना पड़े तो कौन दिक्कत है भैया, कौन सी बहुत बड़ी वीडियो है कि 15-20 घंटे की है। अरे पहले पॉइंट तो समझ लो। अगर यही नहीं समझ में आएगा तो आगे चल के बड़ी बड़ी एप्लीकेशन में जब इनका इस्तेमाल करेंगे तो कहां से समझ में आएगा। तभी ज्योमेट्री नहीं समझ में आती है, कोई इनको पढ़ाता ही नहीं है। बिंदु क्या होते हैं। बिंदु तो ऐसी आकृति जिसमें कोई विमा ना हो। विमा जब कभी भी हम इस्तेमाल करेंगे तो उसको आप जान लीजिए, तो हम विमा से मतलब हमारा होगा डायमेंशन से। और डायमेंशन का मतलब यहां पे हो गया लंबाई चौड़ाई से, है ना, डायमेंशन। तो यहां पे हम लंबाई चौड़ाई की बात करेंगे। ऐसी आकृति जो विमाहीन हो। कैसी हो, विमाहीन हो, यानी इसमें विमा हो ही ना, बिना विमा के हो ये। तो ऐसी आकृति जिसमें कोई विमा ना हो, जिसमें लंबाई ना हो, जिसमें चौड़ाई ना हो, जिसमें ऊंचाई ना हो, तो इस आकृति को क्या बोल देंगे, बिंदु बोल देंगे। क्लियर है बात। आगे बात करते हैं दूसरा पॉइंट जो है रेखा का। तो एक तो रेखा वो जो अमिताभ बच्चन के साथ मूवी वगैरह करती हैं, माननीय रेखा जी। और दूसरी रेखा ये जो हम यहाँ पढ़ने चल रहे हैं। तो दूसरा ध्यान रखना जरा कि उन पे फोकस से थोड़ा हटो और यहाँ फोकस करो। तो एक होती है रेखा और एक अभी आगे पढ़ोगे चल के, यहाँ पे कभी कभी नाम सुनने को मिलता होगा, हाई स्कूल वगैरह तो पास किए ही होगे, रेखा खंड, जिसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। तो भैया ये रेखा और रेखाखंड पहले है क्या, इनमें अंतर क्या है ये भी जान लें। तो रेखा जो होती है ना उस पे अनंत बिंदु होते हैं। एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं।
कितने बिंदु होते हैं? अनंत। और एक क्वेश्चन यहां से, जो टीचर उचर बनते हैं ना, जिनका एग्जाम टीचर वाला, सीटेट वाला, टेट वाला, तो वहां पूछा गया था एक रेखा पे कितने बिंदु होते हैं, तो लोग बोल दिए थे 2 बिंदु होते हैं। अरे एक रेखा पे अनंत बिंदु होते हैं। बात समझ में आ रही है? कैसे? देखो, ये अगर रेखा है, इस पे 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 लाख, 50 लाख, 10 करोड़, 50 करोड़, ऐसे करके होती है। तो एक रेखा की लंबाई को इसीलिए बोलते हैं कि वो अनंत है, यानी रेखा की लंबाई को माप नहीं सकते हैं। लेंथ ऑफ जो लाइन होगी वो कैसी होगी? इनफाइनाइट होगी, यानी अनंत होगी। तो रेखा अनंत लंबाई की होती है, और रेखाखंड इसी अनंत लंबाई की रेखा का एक भाग होता है, जिसकी लंबाई डेफिनिट होती है, यानी सीमित होती है, जिसको हम नाप सकते हैं। तो रेखाखंड की लंबाई को मापा जा सकता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि 2 सेंटीमीटर की रेखा है, तो वो रेखा नहीं है, वो रेखाखंड है 2 सेंटीमीटर का। मापा जा सकता है रेखाखंड की लंबाई को। बोलो, बात समझ में आ रही है? तो रेखा और रेखाखंड में अंतर समझ में आ गया। तो रेखा से देखो, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था? क्या ये एटीपीसी में नहीं पूछ सकते? अरे बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो रेखा की लंबाई अनंत होती है, क्योंकि वो अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। और रेखाखंड कुछ निश्चित बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, 10 बिंदु, 25 बिंदु, 30 बिंदु। तो ये रेखाखंड हो गया। अब संरेखीय बिंदु क्या होते हैं? जिसको, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, अंग्रेजी भी ध्यान रखो, हिंदी भी ध्यान रखो। उसका रीजन क्या है? पेपर तो बोलोगे बाइलिंगुअल आता है, लेकिन अगर पेपर में अंग्रेजी में कुछ और लिखा है, हिंदी में कुछ और लिखा है, तो एक सीधी सी बात जान लो कि हिंदी वाला चेक नहीं होता है, पेपर इंग्लिश में चेक होता है। ठीक है? इसीलिए इंग्लिश जानना जरूरी है। तो संरेखीय बिंदु क्या होते हैं और कोलिनियर पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, वो क्या होते हैं? 2 से अधिक बिंदु। पहले तो ये जान लो, अगर 2 बिंदुओं की बात करें तो 2 बिंदु हमेशा एक सीधी रेखा में होते हैं। 2 बिंदु से हमेशा एक सीधी रेखा गुजरती है। 9th या 10th में आप इसको प्रूव करते हो कि 2 बिंदुओं से केवल और केवल एक ही रेखा गुजर सकती है ना? तो 2 बिंदुओं से तो हमेशा सीधी रेखा गुजरेगी। तो संरेखी किस बात के? तो हमेशा ही संरेखी होंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 2 से अधिक बिंदु, तो चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 10 हो, चाहे 500 हो, अगर 2 से अधिक बिंदु एक रेखा पर स्थित हैं तो उनको संरेखीय बिंदु कहते हैं। 2 बिंदु की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना, ये छोटे छोटे टर्म्स पे ही क्वेश्चन बन जाते हैं डेफिनेशन के, कि 2 बिंदुओं से हमेशा एक सीधी रेखा गुजरती है ना? तो 2 बिंदुओं से तो हमेशा गुजरेगी, वो संरेखी नहीं होते हैं, वो तो हमेशा संरेखी रहेंगे, एक ही रेखा में रहेंगे। लेकिन 2 बिंदुओं से ज्यादा, यानी कि 3 बिंदु हो गए, 3 बिंदु से अगर एक रेखा होकर गुजर रही है तो ये तीनों बिंदु कैसे हैं? संरेखीय बिंदु कहलाएंगे, यानी एक ही रेखा में स्थित कहलाएंगे। बात समझ में आ रही है? अब बात करते हैं प्रतिच्छेदी रेखाओं की। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं? जब 2 रेखाएं एक दूसरे को कट कर दें तो उनको प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। एक दूसरे को छेद के चली जाएं तो प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। फिर आ गया समांतर रेखाएं। ये ऐसी रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे को कभी कट नहीं करती, चाहे उनको अनंत तक ले क्यों ना चले जाओ। यानी कि 2 रेखाएं जो हैं अगर एक दूसरे को कभी कट ना करें तो वो कैसी कहलाती हैं? समांतर रेखाएं कहलाती हैं। सम अंतर, जिनके बीच का अंतर हमेशा कैसा हो? सम हो, यानी बराबर हो। तो यानी कि ऐसा भी बोल सकते हैं डेफिनेशन में, जब 2 रेखाओं के बीच में जो डिफरेंस है, जो दूरी है 2 रेखाओं के बीच की, वो हमेशा बराबर हो, कभी बदले ना। जैसे अगर बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है तो वो 2 सेंटीमीटर हमेशा बराबर हो, वो कभी बदले ना। तो ऐसी रेखाओं को क्या बोलते हैं? समांतर। जैसे रेलवे ट्रैक हो गया, रेलवे ट्रैक में जो रेलवे ट्रैक होता है, देखो दोनों पटरियों के बीच में दूरी हमेशा कैसी होती है? बराबर होती है। ऐसे कभी नहीं होता ना कि ऐसे चल के ऐसे जा रही है। तो समांतर रेखाओं की बात समझ में आ गई। जैसे सीढ़ी होती है, सीढ़ी देखो ऐसे ऐसे होती है ना, तो ये दोनों रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर। तो ये जो जिसपे चढ़ते हैं हम लोग, ये भी कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। तो समांतर रेखाओं से मतलब समझ में आ गया। तो रियल लाइफ में भी जानते रहो कि समांतर रेखाएं क्या होती हैं। जब 2 रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहे तो उनको समांतर रेखाएं कहते हैं। या जब 2 रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद ना करें, जिंदगी में कभी मिले ही ना एक दूसरे से, तो वो रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। अब बात करते हैं संगामी रेखाओं की, कॉनकरेंट लाइंस। तो भैया एक बार बताओ, प्रयागराज तो गए होगे, प्रयागराज में 3 नदियों का मिलन संगम है। तो दो से अधिक जब 2 से अधिक बिंदु एक, या ऐसे बोल दो, जब 2 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरे, जैसे ये मान लो पहली रेखा थी, खींच दी हमने, ये दूसरी रेखा थी, खींच दी, तो 2 रेखाएं या तो एक दूसरे को
कभी कट नहीं करेंगी, या फिर अगर कट करेंगी तो हमेशा एक बिंदु से होकर गुजरेंगी। दो रेखाएं हमेशा गुजरेंगी एक दूसरे के साथ, चाहे जैसी रेखाएं बना लो। अगर ऐसी रेखाएं बना लोगे तो भी गुजरेंगी, ऐसी बना लोगे तो भी गुजरेंगी। तो दो रेखाएं तो हमेशा एक दूसरे के साथ एक ही बिंदु से गुजरेंगी। लेकिन जब तीसरी आ जाए और वो भी उसी बिंदु से गुजर जाए, तीन के तीनों एक ही बिंदु से गुजरे, तो ऐसी रेखाओं को क्या बोलते हैं? संगामी रेखाएं। बात समझ में आ रही है? जब तीन या तीन से अधिक रेखाएं, दो तो हमेशा गुजरेंगी ही गुजरेंगी, जब तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरे तो उनको संगामी रेखाएं कहते हैं, कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं। जैसे गंगा जमुना सरस्वती तीनों नदियां संगम में जाके वहां मिल रही है ना प्रयागराज में, तो तीनों मिल रही है एक ही जगह पे प्रयागराज में, तो वो संगम बिंदु हो गया। और तीन रेखाएं या तीन नदियां मिल रही है, इसका मतलब वो रेखाएं और नदियां कैसी हैं? वो आपकी संगामी नदियां हैं, यानी जाके एक बिंदु पे मिलेंगी। उसके बाद कहां जाती है उससे मतलब नहीं है। अब जैसे और समझो एक बात, अब इसका प्रयोग कहां करोगे? तो जब आगे कभी त्रिभुज वगैरह पढ़ोगे तो त्रिभुज में देखो माध्यिकाएं जो होती हैं वो माध्यिकाएं संगामी होती हैं, है ना, यानी तीनों की तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से गुजरेंगी। अब जैसे मान लो अगर ये त्रिभुज हमने बना दिया, ये त्रिभुज बना दिया, एक रेखा ये जा रही है, दूसरी रेखा ये जा रही है, और तीसरी रेखा मान लो ऐसी चली जा रही है, तो ये यहां कट कर रही है, यहां कट कर रही है, यहां कट कर रही है, तो ये संगामी थोड़ी ना है, एक बिंदु से नहीं गुजर रही हैं। लेकिन अगर त्रिभुज की तीन रेखाएं हैं, तीनों एक ही जगह से गुजरे एक ही बिंदु से, इसका मतलब वो कैसी है? संगामी है। तो मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं समतल भाई साहब की, जिसको हम बोलते हैं प्लेन। तो क्या होता है प्लेन? ऐसी आकृति जिसमें लंबाई हो, लेंथ हो, और ब्रेथ हो यानी कि चौड़ाई हो। जिसमें लंबाई चौड़ाई दोनों हो उसको क्या बोलते हैं? समतल बोल देते हैं। तो मेरे ख्याल से इतने पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे। एंगल्स, तो हेडिंग डाल दो, एंगल्स को क्या बोलते हैं? कोण। एंगल को क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। अब कोण क्या होता है भाई? बिंदु समझ लिए, रेखा समझ लिए, अब बात करते हैं कोण की। तो कोण क्या होते हैं? दो रेखाओं के या दो रेखाखंडों के झुकाव को, यानी एक रेखा पे दूसरी रेखा किससे टिकी है, कैसे झुकी है, उसी क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे समझो, ये एक रेखा हमारी है ए बी, रेखाखंड है, हालांकि इसको रेखाखंड बोलना चाहिए, और एक ये रेखाखंड है ए सी। तो एक रेखाखंड ए बी और दूसरा रेखाखंड ए सी एक दूसरे पर जिस तरह से झुके होते हैं, तो ये जो झुकाव है, ये जो झुकाव है, इसी को क्या बोल देते हैं? कोण बोल देते हैं। तो नोट कर लो जरा कि दो रेखाखंडों के झुकाव को कोण कहते हैं। यानी कोण कैसे बनता है? रेखाखंड झुककर एक दूसरे के साथ जितना झुके होते हैं उसी को उसका कोण बोल देते हैं। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो कोण है इनके मापन की भी तीन विधियां हैं, है ना, उसको भी अभी आगे पढ़ेंगे, वहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एंगल की, कि कितने प्रकार के कोण होते हैं। तो जरा समझ लो, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान भी रखना, क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछे भी जाते हैं। न्यून कोण क्या होता है? तो दिख रहा है ना, न्यून, न्यून यानी छोटा, जिसको एक्यूट बोलते हैं, बड़ा क्यूट होता है ये, है ना। तो ऐसा कोण, जैसे ऐसा ये कोण अगर थीटा है तो कोण को अल्फा से, बीटा से, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, ध्यान रखना, 90 छोटा होना चाहिए, और 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, यानी कुछ ना कुछ तो मान हो, 0 मान थोड़ी ना हो जाए। तो यानी 90 डिग्री छोटा हो, 0 डिग्री से बड़ा हो, तो ऐसे कोण को क्या बोल देते हैं? न्यून कोण। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे बताएं तो 60 डिग्री क्या है? ये 90 छोटा है, 0 से बड़ा है, ये न्यून कोण है। 89 डिग्री क्या है? न्यून कोण है। 1 डिग्री क्या है? न्यून कोण है ना। 1.5 डिग्री क्या है? न्यून कोण है। तो ये सब कैसे कोण है? ये सब न्यून कोण है। ये सब कैसे हैं? ये एक्यूट एंगल्स हैं, बड़े क्यूट होते हैं ये सारे सारे, है ना। तो आप बताओ सबसे बड़ा इंटीजर यानी पूर्णांक वाला न्यून कोण कौन सा होगा? तो सबसे बड़ा पूर्णांक वाला न्यून कोण होगा 89 डिग्री, क्योंकि जैसे 90 चले जाएंगे तो वो तो न्यून कोण रहेगा नहीं। और सबसे छोटा पूर्णांक वाला न्यून कोण कौन सा है? तो वो 1 डिग्री होगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि सबसे बड़े और सबसे छोटे पूर्णांकीय न्यून कोणों में अंतर कितना होगा अधिकतम,
तो भाई देखो सबसे बड़ा जो है वो है 89 डिग्री का, सबसे छोटा है वो है 1 डिग्री का। तो दोनों में डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो दोनों में डिफरेंस होगा 88 डिग्री का। बात समझ में आ रही है? तो ये बात जरा ध्यान रखना। लोग गलती से क्या करते हैं ना, इन 90 और 0 का अंतर ले लेते हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है भाई। सबसे बड़ा जो हमारा न्यून कोण है वो कौन सा है? 89 डिग्री है। सबसे छोटा जो न्यून कोण है वो 1 डिग्री है। पूर्णांक की बात कर रहे हैं, इंटीजर की, है ना, पूर्णांकों की हम बात कर रहे हैं। दिमाग लगाना शुरू कर दो कि सर 89.999 ले लीजिए, नहीं, पूर्णांकों की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 88 डिग्री का। तो इस बात को नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। समकोण, जब दो रेखाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण बन जाए तो उसको समकोण बनते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है? जब दो रेखाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण बन जाए तो उनको क्या बोलते हैं? समकोण बोल देते हैं, जिसको बोलते हैं राइट एंगल। अब देखो पहला न्यून कोण था, 90 छोटा था, अब 90 बन गया तो समकोण बोल दिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो 90 से बड़ा होगा, 90 से बड़ा होगा और 180 छोटा होगा तो उसको क्या बोल देंगे? अधिक कोण बोल देंगे। यानी ऐसा कोई कोण आपको दिख जाए तो ये जो कोण होगा ये होगा आपका थीटा। अगर नाम दे दें तो थीटा जो होगा ये 90 से तो बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 90 पे क्या बनता है? समकोण, और 180 से छोटा होना चाहिए। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? इस रेंज में जो भी हमारे कोण आएंगे उनको हम बोल देंगे अधिक कोण, यानी ऑब्ट्यूज एंगल्स बोल देंगे। जैसे अगर मैं बोलूं 112 डिग्री, तो बताओ 112 डिग्री 90 से बड़ा होता है, 180 छोटा होता है, इसका मतलब ये कैसा कोण है? अधिक कोण है। तो बताओ सबसे बड़ा पूर्णांकीय अधिक कोण कौन सा होगा? तो सबसे बड़ा पूर्णांकीय अधिक कोण होगा 189 डिग्री, 189 डिग्री। और सबसे छोटा पूर्णांकीय अधिक कोण कौन सा होगा? तो बोलोगे 91 डिग्री। अरे बात समझ में आ रही है? अब भी देखो अंतर कितना आ रहा है, तो घटा दो, आ गया 8 और 17 में से 9 गया 8। अभी भी देखो अंतर कितना है? 88 डिग्री का है। तो इस बात को जरा ध्यान रखना। सबसे बड़ा पूर्णांकी यानी पूर्णांक वाला अधिक कोण कौन सा है? 189 डिग्री, सॉरी 179 डिग्री। और सबसे छोटा जो पूर्णांकीय अधिक कोण है वो कौन सा है? 91 डिग्री। तो इन दोनों में अंतर कितना है? 88 डिग्री का। बात समझ में आ रही है? चलो और आगे बढ़ते हैं। अधिक कोण के बाद बढ़ते हैं सरल कोण पर। ये बड़ा सिंपल कोण होता है, ये बड़ा सिंपल कोण होता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल। देखो जब दो रेखाओं के बीच में, जैसे एक रेखा ये, दूसरी रेखा ये, दिखा देते हैं दूसरे कलर से, दूसरी रेखा ये, तो इन दोनों के बीच में जो ये कोण बन रहा है, अगर ये 180 डिग्री का हो गया तो इसे क्या बोल देंगे? सरल कोण बोल देंगे, यानी कि स्ट्रेट लाइन एंगल बोल देंगे। इसी को कभी कभी हिंदी में ऋजु कोण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऋजु कोण। तो ऋजु कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि ऋजु कोण जो होता है वो समकोण का डबल होता है, क्योंकि समकोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। तो ऋजु कोण का मान कितना होगा? 90 का डबल। तो समकोण का 2 गुना, समकोण का 2 गुना, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ऋजु कोण। बात समझ में आ रही है? तो एक सीधी रेखा पे हमेशा 180 डिग्री कोण बनता है। अगर एक रेखा सीधी जा रही है तो उसके किसी भी बिंदु पे ले लो, चाहे यहां ले लो चाहे यहां ले लो, हमेशा कितना कोण बनेगा? 180 डिग्री कोण बनेगा। क्लियर है इतनी बात? चलो आगे। वृहद कोण, है ना, हालांकि दा के नीचे जो है ऐसे हलंत लगा होता है, वृहद कोण, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव एंगल। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स या रिफ्लेक्सिव एंगल। एक ऐसी मैं किताब देख रहा था, एक बार एक लड़के ने क्वेश्चन पूछा था हिंदी में, किताब हिंदी में लिखी हुई थी, तो वहां पे बृहद कोण ना लिखकर लिखा हुआ था परावर्तनी कोण। क्या लिखा था? परावर्तनी कोण। तो चूंकि फिजिक्स में रिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं? परावर्तन बोलते हैं ना, तो जो ट्रांसलेटर था उसने इसको परावर्तनी कोण बोल दिया था। तो हालांकि परावर्तन जैसा कोई टर्म नहीं है, लेकिन आप जानते रहो कभी कभी हमारे ट्रांसलेटर कुछ ऐसा कारनामा कर जाते हैं कि हमें थोड़ी सी दिक्कतों का सामना हो जाता है ना। तो परावर्तनी कोण जैसा कुछ नहीं है। बृहद कोण वास्तव में क्या होता है? अभी देखो 180 तक पहुंच गए थे, अब 180 से भी ऊपर जाना ही नहीं जाना है। तो ऐसा कोण, ये अधिक कोण बनता था कि नहीं बनता था? तो अधिक कोण तो ये वाला है,
ये थीटा क्या था, ये अधिक कोण था, ये कैसा था, ये आपका 90 से बड़ा था, 90 से ये बड़ा था और 180 से छोटा था, है ना। तो इसी का ये जो उल्टा कोण होता है, अधिक कोण का उल्टा कोण, रिफ्लेक्शन वाला कोण, इसी को बोल देते हैं वृहद कोण। और ये जो कोण है अगर इसको हम अल्फा से दिखाएं, तो वृहद कोण को यहाँ पे अल्फा से दिखा रहे हैं, जरा ध्यान रखना। तो ये जो कोण होता है ये 180 से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है। तो ऐसा कोण जो 180 से बड़ा हो, 360 से छोटा हो, उसे क्या बोल देंगे, वृहद कोण बोल देंगे। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं 215 डिग्री, तो बताओ 215 डिग्री किस प्रकार की इसमें कोण की कैटेगरी में आएगा। तो 215 डिग्री जो है वो आपका वृहद कोण कहलाएगा, है ना। तो अगर वृहद कोण का हमें रिफ्लेक्सिव एंगल पता करना हो तो क्या करेंगे, इस कोण का अगर हमें रिफ्लेक्सिव पता करना हो तो 360 में से इसको घटा दो। 360 में से अगर हम घटा दें 215 को, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो देखो ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 145 डिग्री। तो किसी भी रिफ्लेक्सिव एंगल का, किसी भी वृहद कोण का जो दूसरा कोण होता है, जो रिफ्लेक्शन वाला कोण होता है, परावर्तन वाला कोण होता है, वो एक अधिक कोण होता है। यानी हम ये भी बोल सकते हैं कि किसी अधिक कोण का परावर्तन एक वृहद कोण कहलाएगा। मैं बोलूं 270 डिग्री, बताओ ये 270 डिग्री कैसा है, तो ये 270 डिग्री जो है ये आपका एक ये क्या बोलते हैं, वृहद कोण है। तो इसका अगर हम परावर्तन कोण निकालेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 360 माइनस 270, तो कितना आ रहा है, 90 तो आ रहा है ना। तो इसका मतलब हो गया कि हमेशा किसी अधिक कोण का ही रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो जो लोग इस डेफिनेशन पे जाते हैं, रिफ्लेक्शन वाली डेफिनेशन पे, वो गलत है। बात समझ में आ रही है। तो एक सीधी डेफिनेशन ध्यान रखो, ये वाली जो मैंने आपको बताई है। देखो अगर मैंने मान लिया कि 315 डिग्री है, चलो मान लो रिफ्लेक्सिव एंगल, तो बताओ इसका जो परावर्तन वाला कोण बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, तो 360 में से घटाएंगे 315 को, तो देखो ये तो न्यून कोण बन गया 45 डिग्री का। इसका मतलब ये न्यून कोण का परावर्तन हो गया फिर तो ये, तो ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा कोण, केवल एक ही डेफिनेशन ध्यान रखो, ऐसा कोण जो 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, वृहद कोण बोलेंगे, यानी कि रिफ्लेक्सिव एंगल बोलेंगे। बात समझ में आ रही है। जो 180 से बड़ा होगा, 360 से छोटा होगा, हमेशा ध्यान से एकदम टिक मार दो कि वो कैसा वृहद कोण है। अरावर्तनी परावर्तनी देखने की जरूरत नहीं है यहां पर, समझे। चलो अब बात करते हैं पूरक या कोटि पूरक कोणों की। तो ये पूरक या कोटि पूरक क्या कहते हैं। बहुत ठंड है यार, सही बताएं, नीचे पता है आग जलाए हैं, आग बाहर वो कोयला होता है ना, तो उसको जला के नीचे कर तो धुआं नहीं होता है, तो नीचे में आग सेक भी रहा हूँ। तो होता क्या है ना कि इतनी ठंड में एक तो हाथ हो एकदम सुन्न हो जाता है, पूरा काम ही नहीं करता है। तो लाइटिंग जो भी है ना वो एकदम चिड़िया टांग जैसी दिखती है पूरी पूरी, मुंह से आवाज निकलती ही नहीं है ढंग से। तो काफी ठंड भी पड़ रही है आजकल, और भगवान करे और थोड़ी ठंड पड़े, है ना। ठंड में देखो मजा क्या आता है, ठंड में सबसे बड़ा मजा ये आता है कि एक तो कचालू चाय कोई बना के देने वाला हो अगर, तो ठंड खूब पड़े, लेकिन शादी वादी हो चुकी ताकि बीबी ऐसी हो, या नहीं बीबी बैठ गई हो खुद ही तुमसे बोले चलो ले आओ डार्लिंग तुम ही बना के दो आज, तो डार्लिंग को क्योंकि भी बनाना चाहिए। लेकिन ऐसे अगर कोई बैठे हो और कोई चाय कचालू चालू लेके आए तुम्हारे सामने और फिर तुमको पढ़ाना हो, तो फिर क्या मजा है ना, फिर कौन सी दिक्कत है। लेकिन तुमको सब कुछ करना पड़े, उसके बाद फिर पढ़ाना पड़े, तो फिर मजा नहीं आती ना। देखो नीचे आग रख के बैठे हो पढ़ा रहे, देखो बड़ी मजा आ रही है। चलो देखो पूरक कोण या कोटि पूरक कोण क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसा होता है जब दो कोण यहां पे इन्वॉल्व होंगे। अब जब दो कोणों का योगफल यानी अल्फा और बीटा का योगफल, ये पहला कोण है, ये दूसरा कोण है, जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो जाए, यानी दो कोण मिलकर जब 90 डिग्री का कोण बना दें, समकोण बना दें, तो उनको एक दूसरे का पूरक या कोटि पूरक कहते हैं। तो आपसे प्रश्न में यह पूछा जाता है कि बताओ 60 डिग्री का पूरक कोण कौन सा होगा या कोटि पूरक कौन सा होगा। तो जब कभी भी किसी कोण का पूरक या कोटि पूरक पूछे तो उसको 90 से घटा दो। जैसे मैं बोलूं अल्फा और बीटा एक दूसरे के क्या है, कोटि पूरक है ना, तो अगर मुझे अल्फा निकालना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 90 में से इस बीटा को घटाना पड़ेगा कि नहीं करेगा। तो अगर कोई मुझसे पूछता है कि 60 डिग्री का पूरक कोण कौन सा है, तो क्या करो, 90 में से 60 को घटा दो, कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। बोलो बात समझ में आ रही है। अगर कोई पूछे कि 45 डिग्री का कोटि पूरक कौन सा होगा, तो 90 में से जब 45 को घटाओगे तो देखो खुद ही 45 आता है। तो कौन सा कोण स्वयं का कोटि पूरक होता है,
तो 45 डिग्री ही ऐसा कोण है जो स्वयं का कोटि पूरक होता है, यानी 45 का कोटि पूरक भी 45 ही होगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि कोण नहीं बदलता, किसमें? 45 डिग्री में। क्लियर हो रही है इतनी बात? दूसरी बात, ऐसा कोण बताओ जिसका 2 गुना उसका कोटि पूरक है, जिसका कोटि पूरक उसका 2 गुना है, ऐसे मान लो, तो वो कोण है 30 डिग्री। 30 डिग्री का डबल कितना होता है? 60 डिग्री। तो बताओ ये दोनों कोटि पूरक हैं कि नहीं है? तो ऐसे भी प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं, जानते रहो, अभी सब कराएंगे हम, ठीक है? बस तुम देखते रहो, अच्छे से समझते रहो, करते रहो, नोट करते रहो। और वीडियो से अगर तुमको हेल्प मिल रही है तो मतलब मेरा पढ़ाना सही है, सार्थक है। तो जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो जाए तो उन्हें क्या बोल देंगे? कोटि पूरक बोल देंगे। जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो जाए तब उन्हें समपूरक बोल देते हैं, है ना? समपूरक। तो ध्यान रखना, एस से सप्लीमेंट्री से या सम से ध्यान रखो, हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ा था ना, तो ऐसे ही ध्यान रखो, स्ट्रेट का एस भी और संपूरक का एस, तो दोनों कैसे होंगे? 180 डिग्री वाले होते हैं। तो जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो जाए तब ये दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। तो अच्छा बताओ, कौन सा कोण स्वयं का संपूरक है? तो भाई 90 डिग्री अगर हम ले लें तो 90 डिग्री का संपूरक निकालने के लिए क्या करेंगे? अब इसको 180 में से घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे? तो कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा, खुद ही आ जाएगा। यानी 90 डिग्री का संपूरक खुद 90 डिग्री होता है। चलो बताओ 45 डिग्री का संपूरक कितना होगा? तो क्या करेंगे? 180 में से 45 घटा देंगे, है ना? कितना आ जाएगा? संपूरक पता करने के लिए 180 में से घटाएंगे, कोटि पूरक पता करने के लिए 90 में से घटाएंगे। समझ में बात आ रही है? तो घटा दो, कितना हो जाएगा? 135 डिग्री हो जाएगा। मैं पूछूं कि बताओ 75 डिग्री का संपूरक कोण कितना होगा? तो 180 में से 75 घटा दो, कितना आ जाएगा? 105 डिग्री आ जाएगा। मैं बोलूं 60 डिग्री का संपूरक कोण कितना होगा? तो 180 में से 60 घटा दो, कितना हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा। मैं बोलूं 120 का संपूरक कितना होगा? तो 180 में से 120 घटा दो, 60 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो देखो, क्वेश्चन अगर मान लो आपसे ये पूछ लेता है, चलो एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, जरा दिमाग लगाओ। वह कोण ज्ञात करें, वह कोण ज्ञात करें जिसका संपूरक स्वयं का 2 गुना है। तो क्या करोगे? अगर इसको लगाने की बात करें तो देखो कैसे करोगे। मान लो कोण है थीटा, तो इसका संपूरक जो है वो कितना है? डबल है इसका, तो उसका संपूरक कितना हो गया? 2 थीटा। तो संपूरक कोण, भाई पहला कोण थीटा, इसका संपूरक वाला 2 थीटा, और दो कोण संपूरक अगर है तो उनका योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो बताओ 3 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री। तो थीटा कितना होगा? 60 डिग्री। और अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते थे तो आप डायरेक्ट कर सकते थे, आपके पास ऑप्शन होंगे। तो आप बताओ कौन सा कोण का संपूरक उसका 2 गुना है? तो बताओ अगर मैं 60 डिग्री लेता तो 60 डिग्री का संपूरक कितना होता? 120 डिग्री होता कि नहीं होता? 180 में से 60 को घटा दो, तो बताओ 120 60 का डबल है कि नहीं है? बिल्कुल है। अच्छा चलो वो बताओ, वह कोण ज्ञात करें जिसका संपूरक स्वयं का 3 गुना है। तो कैसे करेंगे? तो कोण मान लेंगे हम थीटा, तो इसका संपूरक कितना हो जाएगा? 3 थीटा, 3 गुना है। और संपूरक का मतलब दोनों का योगफल कितना? 180 डिग्री होना चाहिए। तो अब बताओ 4 थीटा की वैल्यू कितनी है? 180 डिग्री। तो बताओ थीटा कितना हो जाएगा? तो 4 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा 45 डिग्री। बोलो बात समझ में आ रही है? तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? चलो आगे बढ़ते हैं। शीर्षाभिमुख कोण, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कभी कभी इसको VOA भी लिख दिया जाता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, VOA। तो शीर्षाभिमुख, जब दो रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं देखो कोण बना रही हैं। ये जो बिंदु है, इस बिंदु के इस तरफ देखो एक कोण बन रहा है थीटा, इसी बिंदु के इस तरफ जहां पे प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं इसको, इसी के दूसरी तरफ ये जो कोण बन रहा है ये भी कितना है? थीटा होगा। तो शीर्षाभिमुख कोण जो है वो बराबर होते हैं।
ऐसे आप बताओ, अगर मैं दूसरे वाले कोण की बात करूं जो और बन रहा है एक यहां पे, मैंने मान लिया ये कोण है अगर अल्फा, तो बताओ ये वाला कोण भी कितना होगा, अल्फा। तो एक पॉइंट नोट कर लो, शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है? तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? चलो आगे बढ़ते हैं। संगत कोण जिसको बोलते हैं एडजासेंट एंगल्स, ये क्या होते हैं? तो देखो, दो कोण संगत कोण तब कहलाते हैं, भाई संगत का मतलब क्या बोलते हैं ना कि ये इनकी संगत में, मतलब इनके साथ साथ हैं। जब दो कोणों के बीच में, जैसे मान लो एक कोण है ये, इनके बीच में एक रेखा कॉमन है, ये रेखा कौन सी, एक कॉमन रेखा है। जब दो कोणों के बीच में, भाई एक कोण कैसे बनता है, दो रेखाओं से बनता है, तो दो रेखाओं में से ये जो रेखा है ये दोनों में बन रही है, यानी ये वाला कोण अल्फा और ये वाला कोण बीटा। तो जब दो कोणों के बीच में एक रेखा कॉमन हो तो इसे क्या बोल देंगे, संगत कोण बोल देंगे। जैसे मान लो रो हाउसेस बनते थे ना, रो हाउसेस का मतलब क्या है, ऐसे घर बने होते हैं, तो देखो दो घरों की एक दीवार कॉमन होती है, तो ये एडजासेंट होगा एक दूसरे के, है ना। तो जब किन्हीं भी दो कोणों में एक कोण कॉमन हो, एक रेखा कॉमन हो, सॉरी एक रेखा कॉमन हो, तो ये दोनों कोण एक दूसरे के क्या हैं, एडजासेंट एंगल्स हैं। जैसे मान लो अगर मैं बोलूं ये कोई कोण बन रहा है ये, तो बताओ ये कोण में अल्फा और ये कोण में बीटा में ये वाली रेखा कॉमन है कि नहीं है, इसका मतलब ये कोण कैसे हैं, एक दूसरे के एडजासेंट एंगल्स हैं। इसको नोट कर लीजिए, इसमें लोगों को काफी कंफ्यूजन रहती है कि संगत कोण क्या होते हैं। जब दो कोणों को बनाने वाली रेखाओं में एक रेखा कॉमन हो, एक रेखा उभयनिष्ठ हो, एक रेखा उभयनिष्ठ हो, तो इसे एडजासेंट एंगल यानी कि संगत कोण कहते हैं। आगे देखो रेखीय कोण। अब रेखीय कोण क्या होते हैं, जिसको लाइन एंगल बोलते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, एक रेखा में जो कोण हो, और एक रेखा में कोण कितना बनता है, 180 डिग्री। तो चाहे वो लाइन एंगल बोल दो, चाहे वो स्ट्रेट लाइन एंगल बोल दो, चाहे वो रिजु कोण बोल दो, बात तो एक ही है। तो नाम ध्यान रखना बस, रेखीय कोण 180 डिग्री का होता है। एक बिंदु पर कोण, अगर मैं बोलूं कि इस बिंदु पर कितना कोण बन रहा है, तो ऐसे समझो इस बिंदु के चक्कर लगाने में कितनी डिग्री घूमना पड़ेगा, तो 360 डिग्री घूमना पड़ेगा। तो एक बिंदु पर कितना कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। एक बिंदु पर कोण कितना बनता है, 360 डिग्री का। इसीलिए 360 डिग्री को कभी कभी पॉइंट एंगल भी बोल दिया जाता है, पॉइंट एंगल, या इसे कभी कभी हिंदी में संपूर्ण कोण भी कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि एक संपूर्ण कोण क्या होता है, तो एक संपूर्ण कोण कुछ और नहीं होता, 360 डिग्री को एक संपूर्ण कोण बोलते हैं। भाई खुद में पूरा है, तो ये क्या हो गया, ये संपूर्ण कोण हो गया। बात समझ में आ रही है? तो चाहे पॉइंट एंगल बोल दो, या बिंदु कोण बोल दो, या संपूर्ण एंगल बोल दो, या कंप्लीट एंगल बोल दो, ये सारे किसके लिए हैं, ये 360 डिग्री के लिए हैं। क्लियर है? चलो अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल्स की। ठीक है, तो एक बात जरा ध्यान रखिएगा, मेजरमेंट का मतलब यहां पे क्या है, यूनिट भी आप इसको बोल सकते हैं कि कोणों का मापन हम करते कैसे हैं। तो मात्रक कोण के क्या होते हैं, या किस सिस्टम के अंतर्गत हम कोण को मापते हैं, ये जानना जरूरी है। तो पहला जो हमारा सिस्टम है वो है आपका सेक्साजेसिमल जिसको बोलते हैं, या आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं डिग्री सिस्टम। दूसरा होता है सेंटेसिमल जिसको हम बोलते हैं ग्रेड सिस्टम। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये पहला वाला और ये दूसरा वाला, तीसरा वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा होता है हमारा सर्कुलर सिस्टम जिसको हम रेडियन सिस्टम कहते हैं, है ना। तो हालांकि कोणों को मापने के लिए या तो हम डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, या ग्रेड का इस्तेमाल करते हैं, या रेडियन का इस्तेमाल करते हैं। डिग्री, अच्छा ये अगर आपको ये सेक्साजेसिमल उस्मल नहीं याद हो रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको छोड़िए, आप कंसेप्ट पे फोकस करिए। एक डिग्री सिस्टम होता है, एक ग्रेड सिस्टम होता है, और एक रेडियन सिस्टम होता है। तो मतलब कोणों को हम डिग्री में नाप सकते हैं, ग्रेड में नाप सकते हैं, और रेडियन में नाप सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब डिग्री में कैसे नापते हैं जरा समझो। तो एक मानक मान लिया गया समकोण को, एक समकोण को मानक मान लिया गया, यानी राइट एंगल को, और बोला यह गया कि अगर डिग्री में समकोण की परिभाषा की बात करें तो 90 डिग्री को क्या बोल देंगे, समकोण बोल देंगे।
तो डिग्री के ऊपर देखो हल्का सा ऐसा बिंदी चिपका देते हैं ना, गोला शून्य जैसा, तो इसी को डिग्री बोलते हैं। तो 90 डिग्री को हम क्या बोलेंगे? समकोण बोलेंगे। तो ऐसे अगर ग्रेड सिस्टम की बात करें तो 100 ग्रेड को, तो ग्रेड के लिए ऊपर जी लिख देते हैं ऐसे, 100 ग्रेड को क्या बोल देंगे? एक समकोण बोल देंगे। यानी जो काम हम लोग, जैसे आप देखो ना कि मीटर या सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो अलग अलग प्रणाली है। जैसे आप फिजिक्स में पढ़े होगे, एमकेएस प्रणाली होती है, सीजीएस प्रणाली होती है, एसआई प्रणाली होती है ना, ऐसे यहाँ पे भी कई सारे सिस्टम हैं। तो एक हो गया हमारा सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसमें हम जिसको बोलते हैं डिग्री सिस्टम, जिसमें एक समकोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। ग्रेड सिस्टम की बात करें तो एक समकोण का मान 100 डिग्री 100 ग्रेड के बराबर होता है। और रेडियन की बात करें तो रेडियन को मैं अभी आपको समझाता हूं कि रेडियन आता कैसे है। तो देखो एक बात जरा जान लो कि समकोण के लिए 90 डिग्री और 100 ग्रेड ये दोनों का इस्तेमाल होता है। तो चूंकि सेंटेसिमल सिस्टम यानी कि ग्रेड सिस्टम बहुत आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको ज्यादा पढ़ना नहीं, हमें हमें फोकस करना है इस पहले वाले पर और इस तीसरे वाले पर। तो कोण कब डिग्री में होता है और कब रेडियन में होता है? तो एक बात जरा ध्यान रखो, रेडियन में, रेडियन सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें कोण का कोई मात्रक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? नो यूनिट। क्यों नहीं होता है मैं इसको भी एक्सप्लेन करता हूं। क्योंकि ये एक रेशियो होता है। ये क्या है? ये रेशियो है। अब बोलोगे रेशियो, जैसे देखो हम कभी लिखते हैं ना कि 90 डिग्री, तो मैं यहां पे ऊपर 0 लगा देता हूं, तो ये डिग्री का साइन हो गया। लेकिन जब कभी हम रेडियन लिखते हैं, जैसे मैं लिखूं π/3, π/4, तो मैं इसके आगे पीछे कुछ नहीं लगाता हूं, है ना। इसका मतलब ये एक रेशियो है। ये क्या है? ये एक अनुपात है। तो रेडियन सिस्टम कुछ और नहीं है, रेशियो है। कोण को बनाने का एक रेशियो है। कैसे? हाई स्कूल अगर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो एक फॉर्मूला पढ़े होगे, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। चाप को इंग्लिश में कहते हैं आर्क और त्रिज्या को बोलते हैं रेडियस। और मुझे इतनी उम्मीद है कि ये सब जानते होंगे थोड़ा बहुत। चाप किसमें होती है? वृत्त। एक वृत्त का हल्का सा एक भाग, एक टुकड़ा। जैसे मान लो अगर मैं इस टुकड़े की बात करूं तो ये क्या है? ये टुकड़ा जो वृत्त का है, ये जो लंबाई है वृत्त की, इसको हम लोग आर्क बोल देते हैं, है ना। तो ये ए बी आर्क है, ए बी चाप है। तो ये हालांकि चाप कुछ और नहीं है, क्या है? ये एक तरह की लेंथ ही है। और रेडियस की बात करें तो देखो केंद्र से अगर हम इनको मिला दें तो ये रेडियस कहलाती है ना। तो एक आर्क, एक चाप केंद्र पर कितना कोण अंकित करता है, तो इसीलिए ये फॉर्मूला है कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो भाई आर्क ए बी ये सेंटर पर कितना कोण अंकित कर रही है, इसी को हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे? आर्क कितनी होती है और त्रिज्या कितनी होती है, तो इसी के बेस पर हम देखो आर्क किसमें है? लंबाई में। और त्रिज्या भी क्या होती है? लेंथ होती है ना। तो ये भी मीटर में होगी या सेंटीमीटर में होगी। तो लेंथ ऊपर भी मीटर, नीचे भी मीटर, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? इसीलिए यहां से जो कोण का मान निकलता है, यहां से ध्यान रखना, यहां से जो कोण का मान निकलता है, ये मान हमेशा किसमें होता है? रेडियन में होता है। तो इस फॉर्मूले से कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से जो भी हमारा कोण का मान निकलेगा वो हमेशा रेडियन में होगा। बात समझ में आ रही है? अब मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो अगर मैं बोलूं कि ए बी जो है वो केंद्र पर कोण बना रहा है, तो ऐसे मैं पूरे के पूरे वृत्त की परिधि को इसका चाप बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? भाई वृत्त का सबसे बड़ा चाप उसकी परिधि होती है। तो वृत्त की परिधि होती कितनी? 2πr। कितनी होती है? 2πr। और त्रिज्या कितनी है? r। तो r से r कट गया, यानी कोण हमारा कितना आ गया? 2π रेडियन कोण आ गया। कितना कोण आ गया? 2π रेडियन कोण आ गया। अब ये 2π रेडियन जो कोण है, तो आप मुझे एक बात बताओ, ये तो रेडियन में है। अगर मैं बोलूं डिग्री में, क्योंकि हमें तो संबंध स्थापित करना है, तो हम क्या बोलेंगे? डिग्री में। तो बताओ पूरा का पूरा एक चक्कर लगाने में उसकी परिधि का इस्तेमाल होता है। तो पूरा एक चक्कर लगाने में केंद्र पर कितना कोण बनता है? जितना एक बिंदु कोण होता है। तो एक बिंदु कोण तो 360 डिग्री का होता है। तो इसीलिए यहीं से रिलेशन आता है कि 2π रेडियन की वैल्यू जो होती है वो 360 डिग्री के बराबर होती है। तो अगर मैं 2 से काट दूं तो बताओ पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहां पे ये पाई जो है ये कोण है। एक पाई आपने पढ़ा होगा जिसका मान आप 22/7 लेते हो।
जो कि एक अपरिमेय संख्या होती है। ये पाई रेडियन है, कोण है, तो पाई की वैल्यू यहां कितनी हो जाएगी? तो बताओ 180 डिग्री के बराबर होगी कि नहीं होगी? तो यानी कि अगर मैं 90 डिग्री की बात करूं तो 90 डिग्री किसके बराबर होगा? पाई बाई 2 के बराबर होगा। यानी सब कुछ मिला के अगर मैं आपसे एक रिलेशन बोल दूं तीनों सिस्टम में, तो समकोण को बेस मानकर तीनों सिस्टम में रिलेशन किया जाएगा कि डिग्री में 90 डिग्री बराबर होगा 100 ग्रेड के, और ये बराबर होगा पाई बाई 2 रेडियन के। और ये रिश्ता क्या कहलाता है इसको नोट कर लेना, क्योंकि जब एग्जाम में आएगा तो तुम जानते होगे इस बात को। समझ में आ रही है? तो 90 डिग्री 100 ग्रेड के बराबर है और यही पाई बाई 2 रेडियन के बराबर है। क्लियर है इतनी बात? तो चलो आगे बढ़ते हैं और जरा कुछ और बातों को गहनता से समझते हैं। तो ये रिलेशन ध्यान रखिए, ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया इसको अच्छे से ध्यान रखिए। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से जो कोण हमारा निकलता है वो कोण हमेशा रेडियन में निकलता है। क्लियर हो गई बात? चलो आगे। अब देखो रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, तो मैंने अभी आपको बताया कि पाई बाई 2 रेडियन जो है यानी ये समकोण बनाता है, तो समकोण डिग्री में 90 डिग्री बनता है। तो यानी कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 डिग्री की वैल्यू होती है पाई बटे 180 रेडियन। 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? पाई बटे 180 रेडियन। तो अगर मैं आपसे पूछूं 2 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो बोलोगे पाई बटे 2 से गुणा कर दो, पाई बटे 90 रेडियन। 3 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? या मैं पूछूं 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी रेडियन में, तो बोलोगे 60 से गुणा कर दो, 60 गुणे पाई बटे 180 रेडियन। तो बताओ कितना आ गया? पाई बाई 3 आ गया कि नहीं आ गया? तो ये आपका रिलेशन है किसका? डिग्री का और रेडियन का। तो आप ऐसे ध्यान रखो इसको कि पाई रेडियन की वैल्यू कितनी होती है, या आप ये ध्यान रखो पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, यहां से रिलेशन निकाल लो, या सीधे सीधे बोल दो पाई रेडियन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री के बराबर हो जाएगी। तो बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब डिग्री में कुछ छोटे मात्रक और होते हैं कोण के, इनको भी ध्यान रखो। डिग्री में स्मॉलर यूनिट्स, जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना, फिर 1 मीटर में 10⁻⁶ माइक्रोमीटर होता है। तो ऐसे ही स्मॉलर यूनिट्स क्या है, इनका भी इस्तेमाल करते हैं। इनको भी नोट करिए अच्छे से। पहला क्या हो, चलिए अब देखिए डिग्री में स्मॉलर यूनिट्स क्या क्या हो सकती हैं। तो मैं आपको पहला बता रहा हूं कि 1 डिग्री की जो वैल्यू है, 1 डिग्री की ये वैल्यू होती है 60 मिनट्स, और मिनट्स को यहां पे ऐसे ऊपर एक पाई के साथ डिनोट कर देते हैं। तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 60 मिनट्स के बराबर। और दूसरा आप ये जानते ही जानते हो कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो यहां पे 1 मिनट को ऐसे डिनोट करेंगे 1 मिनट, और 60 सेकंड का मतलब हो गया डबल पाई। तो ये 1 डिग्री की वैल्यू 60 मिनट के बराबर होती है और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो ये इसकी 2 स्मॉलर यूनिट्स हैं, इनको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं और जरा समझते हैं कुछ बातों को। अब जैसे समझिए ये क्वेश्चन हमें दिया गया है कि 45 डिग्री 50 मिनट 45 सेकेंड, ठीक है। तो पहले तो पूछ रहा है इनका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ कितना होगा, और दूसरा कह रहा है इनको कन्वर्ट करो रेडियन में क्या होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि इनका कोटि पूरक कोण, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है तो वो दोनों कोण एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री यानी कोटि पूरक कहलाते हैं। इसका मतलब अगर एक कोण हमें दे रखा है 45 डिग्री 50 मिनट 45 सेकेंड, तो दूसरा कोण निकालने के लिए हमें इसको 90 में से घटाना पड़ेगा, है ना। तो कैसे घटाएंगे 90 में से, जरा समझो। ये 90 डिग्री है और घटाने के लिए ये 45 डिग्री, बहुत अच्छे समझ लेना इस बात को, एग्जाम में पूछा जाता है, और ये 50 मिनट और ये 45 सेकेंड, ठीक है। तो देखो अब जब घटाने की बात आई तो सबसे पहले ये 45 सेकेंड जो है मैं इसको 0 मिनट और 0 सेकेंड लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? 90 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड। तो 45 जब घटाने के लिए पहुंचा तो भाई साहब इसके पास तो कुछ था ही नहीं। ये क्या हुआ, ये अपने बगल वाले में आया कि भैया कुछ धार दे दो, मेहमान आए हैं। ये खुदे नल लाद में एकदम, ये कहाँ गए, ये अपने बगल वाले के पास, बोले भैया कुछ उधार दे दो, बगल वाले के यहाँ मेहमान आए हैं। तो इन्होंने क्या कहा, 90 डिग्री ने कहा कि भाई मेरे पास तो डिग्री है, आपको डिग्री अगर चाहिए तो बताओ मैं दे दूं।
तो बोले तुम डिग्री दे दो, हम मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, हम जानते हैं मिनट कितना होता है। तो ये क्या कि ये 90 डिग्री इन्होंने अपना 1 डिग्री इनको दे दिया। तो 90 डिग्री ने इनको 1 डिग्री दे दिया, तो 90 के पास कितना बचा, 89 डिग्री बचा। 1 मिनट इनको दे दिया तो मतलब इनके पास आ गया 60 मिनट। भाई 1 डिग्री अगर इनको दे दिया तो 1 डिग्री में तो 60 मिनट इनको मिल गया। अब इनने बोला कि अब मेरे पास आ गया, अब तुम भी ले लो। तो ये क्या करेंगे, इनको 1 मिनट दे देंगे। तो देखो अगर इनने 1 मिनट इनको दे दिया तो इनके पास बचा 59 मिनट, और इनके पास 1 मिनट आके बन गया 60 सेकेंड। तो क्या हम इस 90 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड को 89 डिग्री 59 मिनट 60 सेकेंड नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब घटा दो, तो 60 में से 45 गया, कितना हो गया, 15 सेकेंड। 59 में से 50 से कितना आ गया, 9 मिनट। और 89 में से 45 गया तो आ गया 44 डिग्री। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया, किसका, इसका। एक चलो एग्जांपल इसी पे और कर लेते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि 60 डिग्री 14 मिनट और 30 सेकेंड, 30 क्या, चलो 39 सेकेंड, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री निकालने के लिए इसको 90 में से घटाएंगे, तो 90 हो गया डिग्री में, उसके बाद 0 डिग्री हो गया, उसके बाद फिर ये कितना हो गया, 0 सेकेंड हो गया। तो घटाने के लिए ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा 14 मिनट, और ये हो जाएगा 39 सेकेंड। अब घटाने के लिए फिर से क्या करेंगे, ये इनके पास आएंगे, ये इनके पास जाएंगे। इनने इनको क्या किया, 1 डिग्री दे दिया, तो इनके पास कितना बचा, 89 डिग्री बचा। इनने इनको 1 डिग्री दिया तो इनके पास कितना आ गया, इनके पास हो गया 60 डिग्री। बीच वाले के पास कितना हो गया, सॉरी 60 मिनट हो गया। इन्होंने क्या किया, अपना 1 मिनट इनको दे दिया, तो इनके पास बचा 59 मिनट। और इनके पास कितना बच गया, इनके पास आ गया पूरा पूरा 60 सेकेंड। तो बेसिकली जब कभी आपको कॉम्प्लीमेंट्री निकालना हो तो आप इसमें से घटाओ डायरेक्ट, आप इसको लिखो ही मत। तो घटा दो, 60 में से 39 का कितना हो गया, 21 सेकेंड। 59 में से 14 चला गया तो कितना हो गया, 45 मिनट। और इसमें से इसको घटाते हैं तो कितना रहेगा, ये 29 डिग्री। तो 29 डिग्री 45 मिनट 21 सेकेंड, ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इनको रेडियन में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, जरा समझो। तो भाई रेडियन में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये देखो 45 डिग्री था, तो 45 डिग्री तो डिग्री ही रहेगा, साथ में 50 मिनट है ये, और साथ में 45 सेकेंड है। तो रेडियन में बदलने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक तरीका हम जानते हैं कि 1 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो पाई बटे 180 रेडियन के बराबर होती है। पाई बटे 180 रेडियन, यानी अगर इस पूरे को हम डिग्री में कन्वर्ट कर दें और साथ में हम पाई बटे 180 से गुणा कर दें तो काम हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? इस पूरे को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो भाई देखो 45 तो डिग्री में ऑलरेडी है, तो इसको तो छूने की जरूरत ही नहीं है। 50 मिनट, अब बताओ 1 डिग्री में होता है 60 मिनट, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1 बटे 60 डिग्री हो जाएगा। तो 50 मिनट में कितना हो जाएगा, तो 50 मिनट में हो जाएगा 50 बटे 60 डिग्री। अरे बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये पूरा का पूरा किसमें आ गया, डिग्री में। इसका मतलब मिनट को जब डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से भाग कर देंगे, तो भाई इसको 60 से भाग कर दो। अब सेकेंड को कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, भाई देखो 1 डिग्री में होता है 60 मिनट और 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। इसका मतलब 1 डिग्री में डायरेक्टली कितना हो गया, 3600 सेकेंड हो गया कि नहीं हो गया, 3600 सेकेंड हो गया 1 डिग्री में। तो 1 सेकेंड में कितना हो गया, 1 बटे 3600 डिग्री। 1 सेकेंड में कितना हो गया, 1 बटे 3600 डिग्री। तो 45 सेकेंड में कितना हो गया, तो 45 बटे 3600 डिग्री। तो बस इसको डायरेक्ट करने का तरीका समझो, 45 को तो डिग्री में ऐसे लिखोगे, 50 को 60 से भाग करो और अगले वाले को 60 गुणे 60 से भाग करो, यानी 3600 से भाग कर दो, बस काम खत्म। ये तो कट गया, ये कितना आ गया, ये हो गया 5 बटे 6 डिग्री प्लस 15 तिया 45, 15 चौका 60 और 3 से कट गया 20 बार, तो आ गया 1 बटे 80 डिग्री, और ये इंटू पाई बाई 180। चलो अब इसको सॉल्व कर लो, बस ये आपका आंसर होगा। तो कितना आ गया, 45 डिग्री प्लस 5 बटे 6 डिग्री
और प्लस 1/80 डिग्री। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करो और साथ में इंटू पाई/180। ये पूरा सॉल्व कर लो एलसीएम वगैरह लेके, यही आपका आंसर है। इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा आता है, ठीक है। तो चलो यहीं से शुरुआत करेंगे हम फिर से, और आपको समझाएंगे कि इसको और आगे कैसे हम लोग क्वेश्चंस में तब्दील कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं, इसको समझ लीजिए अच्छे से, फिर नए सेशन में मिलेंगे और शुरुआत करेंगे यहीं से, कन्वर्जन से ही। धन्यवाद।